हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स में क्या पढ़ रहे थे, देखिए हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये हम लोग का पिछला लेक्चर मैकेनिक्स का जो था, हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में कभी कभी पूछता है स्टेटमेंट लिखने के लिए। इसका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, या गैलीलियन इनवेरियंस क्या होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और हाइपोथेसिस ऑफ गैलीलियन इनवेरियंस। तो सबसे पहले हम लोग गैलीलियन इनवेरियंस के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए गैलीलियन इनवेरियंस क्या है आपका, द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, the basic laws of physics are identical in all reference systems, in all reference systems which move with uniform velocity respect to one another, ठीक है। ये गैलीलियन हाइपोथेसिस थी, गैलीलियन इनवेरियंस की हाइपोथेसिस है। ये क्या कहती है कि बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, जितने बेसिक लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस तरह से मोशन के जो रूल्स हैं, वो सब कुछ क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में कर रहे हैं। यानी जितने इनर्शियल फ्रेम है उसमें जो बेसिक रूल्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। ये हाइपोथेसिस गैलीलियन इनवेरियंस की है। बाद में थोड़ा सा और मॉडिफाई की गई इसको, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो इनर्शियल फ्रेम के लिए था और इसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। और बाद में जब रिलेटिविटी के बारे में समझा गया और देखा गया कि टाइम वगैरह डायलेट कर रही है, यानी बदल रही है, हर फ्रेम में अलग अलग आ रही है, इसी तरह से लेंथ वगैरह भी बदल रही है, यानी कि बॉडी का शेप साइज डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। वो कैसे किया गया, देखिए यहाँ आइडेंटिकल की जगह एक टर्म जोड़ा गया, उसको बोलते हैं इनवेरिएंट। तो बाद में जो मॉडिफिकेशंस हुई वो क्या कहती हैं, द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर invariant the basic laws of physics are invariant in form in two reference system connected by गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अंतर क्या हुआ है कि उन्होंने सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बताया था कि बेसिक लॉज जो होंगे फिजिक्स के वो आइडेंटिकल होंगे, लेकिन बाद में जब रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद हुआ ये कि आइडेंटिकल की जगह पे इनवेरिएंट इस्तेमाल किया गया और ये बेसिक लॉज जो होंगे वो इनवेरिएंट होंगे, किसमें, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कनेक्ट हैं वही, यानी बिलो द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही
मिनिमम वेलोसिटी पे होंगे उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट जहाँ इस्तेमाल नहीं होगा उस केस के लिए ये वैलिड है, ठीक है। हमेशा नहीं, जब भी कोई फ्रेम अगर उसकी वेलोसिटी अधिक हो जाए, बढ़ा दी जाएगी, तो क्या होगा कि ये जो रूल्स हैं फिजिक्स के वो कुछ डिफरेंट होने लगेंगे, यानी आइडेंटिकल नहीं रह जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ, बाद में आप पढ़ेंगे अभी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ पे रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसका, वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वेरीफाई करना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन फ्रेम्स कनेक्टेड बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेलोसिटी वगैरह के बारे में देखा था, फोर्स वगैरह के बारे में देखा था। अब हम मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, चाहे रिलेटिविस्टिक हो चाहे नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में अगर स्पीड हो किसी बॉडी की तब भी, या उससे बहुत ही मिनिमम हो तब भी, ठीक है। रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक जो शब्द आया है वो स्पीड ऑफ लाइट के सेंस में आता है, ठीक है। यानी कि ऐसे बॉडी जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में चल रही हो, जैसे स्पीड ऑफ लाइट आपकी कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसके कंपेयर में हो, यानी 10⁵ मीटर पर सेकंड के अराउंड में हो या 10⁴ के अराउंड में हो, तो यहाँ तक रिलेटिविटी वैलिड होती है, ठीक है। लेकिन और जब कम हो जाएंगी तो वहाँ पे रिलेटिविटी नहीं आती है, वहाँ पे सिंपल नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लगती है, ठीक है। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ही कम लाइट होगी, ठीक है। तो वहाँ के लिए हम लोग कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस का है, यानी ऐसे बॉडी जिनकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, उसके केस में हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाद में जब रिलेटिविटी आएगी तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल कर जाता है, उसके लिए लैग्रांज ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। यानी दो फ्रेम को अगर कनेक्ट करना हुआ तो वहाँ पे लैग्रांज ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे, जहाँ लाइट या स्पीड जो होगी फ्रेम की वो बहुत अधिक होगी, यानी लाइट के कंपेरेबल में होगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि मान लो दो पार्टिकल हैं, कोलिजन का केस ले लेते हैं, यानी एक पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से और मास m का है, उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी u1 है। दूसरा पार्टिकल है, देखिए उसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। ये दोनों पार्टिकल आ करके कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो इनको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस दो अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक फ्रेम मान लेते हैं आपका एस डैश है और दूसरा फ्रेम मान ले एस है, ठीक है। दो अलग अलग फ्रेम से हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। इनके कोलिजन को अलग अलग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले फ्रेम में हम देखेंगे और दूसरे फ्रेम में देखेंगे किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पर लगाएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये पार्टिकल इस पर लगाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों पार्टिकल पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी F1 फोर्स मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे लगा रहा है तो सेकंड पार्टिकल जो फोर्स लगाएगा F2 उसी के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बाय न्यूटन थर्ड लॉ से हम देख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ से ये केस आता है। तो देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेकंड पार्टिकल। यहां से फोर्स की डिफिनीशन आती है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना है और सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम कितना है वो डिस्क्राइब कैसे होगा, देखिए फर्स्ट पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है
वो क्या कहता है, मास इंटू वेलोसिटी। मान लेते हैं यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है, ठीक है। फ्रेम यस के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी लिखे हैं u1 और u2, तो यही कहता है। तो फ्रेम यस के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंटम m इंटू u2 हो जाएगा, ठीक है। इसको एक तरफ ले लीजिए, देखिए इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ m u1 माइनस m u2, ये माइनस साइन पहले से है यहाँ पे, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लिए हैं। अब देखिए किसी भी नंबर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, किसी भी वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करें और वो 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट है। ये टर्म जो है यहाँ के डेरिवेशन के अंदर जो टर्म है ये कांस्टेंट है। यही डिफ्रेंशिएशन से हम लोग समझते हैं इसको कि डिफ्रेंशिएशन अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का करते हैं तो वो 0 आता है। यानी अगर इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आया तो ये वैल्यू जो लिखी गई इसके अंदर वो कांस्टेंट है, यानी m(u1 + m(u2) ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। जो भी होगी 0 तो नहीं होगी, क्योंकि हमने माना है कि u1 m1 सब मास है, कुछ ना कुछ मास है, और m2 इसका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी है इनकी अलग अलग, ठीक है। तो 0 तो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, कोई वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर यही पार्टिकल फ्रेम यस डैश में देखा जाए, जिसकी वेलोसिटी यहाँ पे देखने पे v1 और v2 आएगी, तो यहाँ पे जो नियम होगा वही कंजर्वेशन का नियम यहाँ पे भी लगेगा। यानी ये वैल्यू कांस्टेंट आई है, यानी कि ये वैल्यू u1 और u2 यानी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। यानी कि जो इसका कोलिजन से पहले जो हम लोगों ने लिखा था मोमेंटम का सम, वही कोलिजन के बाद भी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी मोमेंटम जो होगा वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेलोसिटी बदल जाएगी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो गई, v1 v2, डायरेक्शन देखिए डिफरेंट होगी। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन होगी किस तरह से, कुछ इस तरह से हो जाएगी, इसकी इस तरह से, ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आई वैल्यू वो कांस्टेंट आई है, तो इसका मतलब आफ्टर कोलिजन हम देखेंगे वो भी टर्म कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस केस में हम लोग समझ सकते हैं, ये न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करके हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मोमेंटम कंजर्वेशन किस तरह से वेरीफाई होता है, देखिए ये टर्म 0 आया है और इसका जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 0 आया है तो ये टर्म कांस्टेंट है, यानी ये टर्म वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी कुछ भी हो ये कांस्टेंट आएगा, तो वेलोसिटी अगर बदल दी जाए तब भी ये वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। मान लेते हैं v1 v2 वेलोसिटी फ्रेम s डैश के रिस्पेक्ट में है, तो जो मोमेंटम इसका इस फ्रेम में आया वही मोमेंटम इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी आएगा, ठीक है। यानी पार्टिकल के कोलिजन पर मोमेंटम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मोमेंटम फिक्स होगा उसका आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो वैल्यू फिक्स आएगी। एक मेथड और है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए एक और सेकंड मेथड है जो आपका, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड में थोड़ी सी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, देखिए फर्स्ट मेथड को हमने न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके प्रूफ किया है, और न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये हर एक केस में वैलिड नहीं होता, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये केवल कॉन्टैक्ट फोर्सेस के केस में सही तरीके से वैलिड होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं उसमें ये वैलिड नहीं होता है। इसीलिए इसको थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट माना जाता है, उतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करके जो हमने ये डेरिवेशन किया हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए सेकंड मेथड है जो सबसे बेहतरीन है, उसके बारे में देखिए क्या कहता है। वो एनर्जी कंजर्वेशन मेथड कहता है। यहाँ पे देखिए दो पार्टिकल्स हैं आपके जिनका मास m1 m2 है और वेलोसिटी u1 और u2 है,
ठीक है। ये क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि आफ्टर द कोलिजन एंड बिफोर द कोलिजन एनर्जी जो होगी दोनों पार्टिकल की वो फिक्स होगी, ठीक है। यानी जो एनर्जी रही होगी कोलिजन से पहले, क्या एनर्जी रही होगी, मान लेते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल है, केवल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी u1 और u2 है, इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही स्मॉल है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम। तो एनर्जी कहती है टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी कंजर्वेशन यही कहता है। तो इनिशियल जो इसकी एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन ये इतनी होगी, हाफ यम u1 स्क्वायर प्लस हाफ यम u2 स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, देखिए मान लेते हैं कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 कुछ इस तरह से हो जा रही है, v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, यहाँ पे m1 m2 कर दो, ठीक है। देखिए कोलिजन में क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी डिस्ट्रॉय भी होगी, ठीक है। जब दो पार्टिकल का कोलिजन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिस्ट्रॉय भी होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं वो ई एनर्जी है जो हीट के फॉर्मेशन में डिस्ट्रॉय हो गई आफ्टर द कोलिजन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी रही होगी बिफोर द कोलिजन वो आफ्टर कोलिजन होगी, आफ्टर कोलिजन जो एनर्जी लिखी गई काइनेटिक एनर्जी प्लस सम एनर्जी जो डिस्ट्रॉय हो गई वो प्लस ई, ठीक है। ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने देखा इसको किसी फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मान लेते हैं किसी फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व किए हैं इसको। अगर किसी अनदर फ्रेम में हम लोग देखना चाहें इस चीज को तब क्या दिखता है, फ्रेम एस डैश, उसमें क्या होगा, उसमें भी ये चीज वैलिड होगी, ठीक है। क्योंकि हाइपोथेसिस क्या कह रही थी गैलीलियन की, जो बेसिक लॉज हैं वो इनवेरिएंट होंगे। ये दोनों फ्रेम अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट है, मान लेते हैं यस और यस डैश, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन इस फ्रेम में आई यस के रिस्पेक्ट में वही एनर्जी कंजर्वेशन यस डैश के रिस्पेक्ट में भी होगी, ठीक है। भले उनकी वेलोसिटी अलग अलग हो। ये मान लेते हैं इन द फ्रेम एस, फ्रेम एस में ये ऑब्जर्वेशन लिखा। नाउ इन फ्रेम एस डैश, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में अब हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करें तो मान लेते हैं एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, मास तो सेम होगा, ध्यान रखिएगा पार्टिकल के जो मासेस होंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे, किसी भी फ्रेम से देखें उतना ही मास दिखेगा, केवल वेलोसिटी अलग अलग दिखेगी, ठीक है। ये वेलोसिटी किस पे दिखे डिपेंड करेगी, हमारी एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी पर, इसलिए वो थोड़ी अलग दिखेगी। वो क्या होगी, मान लेते हैं u1 प्राइम है इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए u1 प्राइम और u2 प्राइम है, दोनों पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या है v1 प्राइम और v2 प्राइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा, हाफ m1 u1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 प्राइम का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम का स्क्वायर प्लस ई। जो एनर्जी लॉस होगी आफ्टर द कोलिजन वो भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगी, यानी इसके रिस्पेक्ट में बदलेगी नहीं। ई एनर्जी यहाँ पे लॉस हुई थी उतना ही यहाँ पे लॉस हुई, ये लिमिटेशन है, एक तरीके से समझ लीजिए एक लिमिट लगाई गई है या कांस्टेंट है, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है कि एनर्जी जो लॉस हो रही वो सेम है, उस केस में हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वही एनर्जी इतनी ही इस फ्रेम में भी लॉस होगी। देखिए अगर ये दोनों फ्रेम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट हैं और मान लेते हैं ये फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्मॉल v वेलोसिटी से, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वेलोसिटी का वो क्या आएगा, देखिए u इक्वल टू v प्लस v, कुछ इस तरह से आएगा। अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यस डैश फ्रेम से ऑब्जर्व करने पे कैपिटल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो
जो U होगा वो कैपिटल V से इस तरह से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप प्रूफ कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो U1 प्राइम क्या होगा, देखिए यहाँ पे यूज करते हैं, नाउ यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, now using the transformation equations of velocities such as, देखिए क्या थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, U इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, वेयर यहाँ पे लिख दीजिएगा, वेयर स्मॉल u इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, is the velocity of particle in frame S, and capital V is the velocity of particle in frame S dash, V be the velocity of frame S dash with respect to frame S, ठीक है। स्मॉल v वेलोसिटी जो है एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है फ्रेम s के रिस्पेक्ट में, तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करते हैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन जो होगा वो किस तरह से मॉडिफाई होगा, देखिए हाफ m1 u1 प्राइम के स्क्वायर की जगह क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, यहाँ पे इसको u मान लीजिए, u प्राइम, तब ठीक रहेगा। u प्राइम मान लेते हैं, वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी है आपकी एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए u प्राइम की वैल्यू क्या होगी, u माइनस v, यहां से u1 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, u1 माइनस v स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले में भी मॉडिफिकेशन होगा, u2 माइनस v स्क्वायर, कुछ इसी तरह से मॉडिफिकेशन होगा आफ्टर द कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन एनर्जी थी, आफ्टर कोलिजन एनर्जी होगी, उसमें भी यही मॉडिफिकेशन होगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 माइनस v का स्क्वायर प्लस e। एनर्जी जो डिस्ट्रॉय हुई है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, वो फिक्स होगी। ये हो गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग, देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। जो स्क्वायर टर्म है उसको हमें ओपन करना होगा, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, पर चलते हैं। m1 u1 स्क्वायर प्लस, ये ओपन कर लो और 1/2 m1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 1/2 m1 v स्क्वायर माइनस 2m u1 v, ठीक है। m1 है यहाँ पे, 2 नहीं होगा यहाँ पे, ये हट जाएगा क्योंकि 1/2 है उसके साथ, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से इसको करो, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर माइनस m2 u2 v, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से आफ्टर द कोलिजन इक्वल टू करके करोगे, यहाँ पे भी वही चीज होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर माइनस m1 v1 v, ठीक है, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर
माइनस m2 v2v, ठीक है, ये आएगा। देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हटाओ, ये कटेगा इस साइड और ये कटेगा। एक मिनट, ये नहीं कटेगा, m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, ये कटेगा, यहां से कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। और ये इक्वेशन जो थी आपकी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर स्टार। स्टार क्या नाम दोगे यार, ए बी नाम दो, इसको नाम दे दो कैपिटल ए, इक्वेशन नंबर कैपिटल ए, ये इक्वेशन नंबर कैपिटल बी, ठीक है, ये अलग अलग नाम हम लोग लिख लेते हैं। कैपिटल बी में तो हमने अप्लाई किया है, कैपिटल ए की जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन कैपिटल ए की, वहां से देखो क्या होगा, और प्लस ई भी है यहाँ पे, वहां से ये वैल्यू जो होगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो इधर वाली वैल्यू के बराबर होगी 1/2। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू नहीं कैंसिल आउट होगी, ये वही रहेगी m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर आएगी। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हम ये लिख देते हैं तो क्या होगा, नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन ए का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इधर वाली उससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये जब कैंसिल आउट हो जाएगी राइट हैंड साइड में, देखो ये है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, जब इसकी जगह पे वो वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, और ई से ई कट जाएगा, बचेगा क्या वो लिख लो, जो आपका बचेगा वो बचेगा m1 u1 v माइनस साइन माइनस m2 u2 v इक्वल टू माइनस m1 v1 v minus m2 v2 v. Now using question number A and solving the and after solving we get, देखो इक्वेशन ए इस्तेमाल करो, थोड़ा सा सॉल्व करो, यानी जो और कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये रिजल्ट बचेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो वी वी कॉमन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं और माइनस साइन भी, तो क्या आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो फिक्स है, वो नहीं बदल रहा है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन को ये वेरीफाई कर रही है, हेंस इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, ये लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन को वेरीफाई कर रही है, यानी ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी भी फ्रेम में देखेंगे तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम आएगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से गैलीलियन हाइपोथेसिस या गैलीलियन इनवेरियंस की मदद से हमने ये मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूव किया, ठीक है, दो मेथड से, एक ये था, एक फर्स्ट मेथड है ये, जिसमें हमने न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया, जिसमें हमने देखा कि फोर्स जो होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं तो वो आपस में जो वैल्यू आती है वो इक्वल और अपोजिट आती है, ठीक है, वैल्यू इक्वल आएगी और बस केवल डायरेक्शन अलग अलग होगी फोर्स की। वहां से हमने दिखाया कि ये जो वेलोसिटीज हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने का मतलब बिफोर कोलिजन चाहे जो वेलोसिटी हो या आफ्टर कोलिजन हो वो वैल्यू फिक्स आएगी, इसकी जगह पे अगर हम वैल्यू बदल दें जो अलग अलग वेलोसिटीज आएगी आफ्टर कोलिजन वो भी इसको वेरीफाई करेगी, यानी ये वैल्यू बराबर होगी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ के बारे में समझा, ठीक है। ये फिनोमेना जो हमने डिस्कस किए वो एक ही फ्रेम में देखी है, इसी तरह से दूसरे फ्रेम में देखेंगे। ये एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं देखा गया, ठीक है, ये एक ही फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखा गया है, ध्यान दीजिएगा ये बात। ये फ्रेम एस डैश के रिस्पेक्ट में नहीं देखा गया, ठीक है। ये केवल फ्रेम एस में ही ये देखा गया है कि मोमेंटम कंजर्व है। ये फिनोमेना दोनों फ्रेम को जो कनेक्ट करती इक्वेशन वहां से लेके आई गई, ये दोनों फ्रेम के लिए वैलिड है, ठीक है। ये एक ही फ्रेम में देखा गया मोमेंटम कंजर्वेशन को। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक फ्रेम में जो फिनोमेना इस तरह से और इसी तरह से दूसरे फ्रेम में हम वेरीफाई कर सकते हैं, वहां पे भी यही आएगी। वहां पे भी जो भी वेलोसिटी मेजर करने पे अलग अलग हो सकता होगी, पर मोमेंटम जो होगा वहां पर भी कंजर्व होगा, वैसे ही हम दूसरे फ्रेम में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों फ्रेम इन्वॉल्व हुए हैं, ये अच्छा मेथड है, अप्रोप्रिएट मेथड है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए। थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा जरूर है, पर ये ज़्यादा अच्छा है। अब जो आपका टॉपिक शुरू, अभी तक तो हम लोग इनर्शियल फ्रेम के बारे में पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे। अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा, पिछले लेक्चर में शायद थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, जिसमें ऐसे फ्रेम जो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ जिसमें वैलिड नहीं होते हैं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं इसको, और आगे तक समझते हैं डिटेल में थोड़ा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं दोज फ्रेम्स, दोज frame of references, those frame of reference in which, देखिए दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, देखिए लिखने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जा रही है, लेकिन हम बोल रहे हैं आवाज जो है उससे भी समझ लीजिएगा क्या लिखा जा रहा है, ठीक है। इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया मेन तो यही है, डज नॉट होल्ड, यानी फर्स्ट लॉ ही होल्ड नहीं करेगा, डज नॉट होल्ड। और सेकंड लॉ भी वैलिडेट नहीं होगा, जब फर्स्ट लॉ से सेकंड लॉ वेरीफाई करते हैं हम लोग, इसका मतलब सेकंड लॉ भी नहीं होगा। डज नॉट होल्ड आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ठीक है। ये डिफिनीशन हो गई, कोई पूछे तो बता सकते हैं। दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। कैसे होल्ड नहीं करता न्यूटन फर्स्ट लॉ, जैसे देखो मान लेते हैं कोई फ्रेम एस है, उससे हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी जो है मास m है जिसका, वो स्मॉल a एक्सीलरेशन से मोशन में है, ठीक है। यानी अगर ये फ्रेम एस से कोई मास m की बॉडी स्मॉल a एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो उस पर फोर्स कितना होगा। अगर मान लेते हैं ये आपका इनर्शियल फ्रेम है, एस आई मान लो इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पे एस आई यूज करना पड़ेगा, एस और एस प्राइम भूल जाओ थोड़ा सा, इनर्शियल फ्रेम के लिए एस आई हम नोटेशन दे रहे हैं। तो फोर्स जो होगा इनर्शियल फोर्स इस फ्रेम में जो इसको दिखेगा वो क्या होगा, m इंटू ए, ऐसा हमें दिखेगा, इस पर इतना ही फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर कोई और फ्रेम ले लें हम लोग, वो फ्रेम मान लेते हैं आपका नॉन इनर्शियल है, ठीक है, एस एन है। नॉन इनर्शियल का मतलब क्या है, यानी उसमें फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो ऐसे कौन से फ्रेम होंगे जिसमें फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा, ऐसे फ्रेम जो एक्सीलरेटेड होंगे, ठीक है। इस फ्रेम एस आई के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ए नॉट स्पीड से, ए नॉट एक्सीलरेशन से ये मोशन में है, ठीक है। वेलोसिटी नहीं फिक्स है, वेलोसिटी बदल रही है, एक्सीलरेशन इसका फिक्स है, ठीक है, ए नॉट है।
अगर ये मोशन में है, तो अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें हम लोग इस पार्टिकल को, इस पॉइंट को, इस मास m के पार्टिकल को, तो जो फोर्स दिखेगा वो Fn जो होगा वो डिफरेंट आएगा। वो क्या आएगा? m इंटू an। कुछ इस तरह का फोर्स इंक्लूड होगा अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका एसिलरेशन an है। ठीक है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर एसिलरेशन an है, और अगर इस फ्रेम के जो रिस्पेक्ट में एसिलरेशन ai है, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स अलग अलग है। मान लो इसमें ये पार्टिकल जो मास m का वो रेस्ट पे है। अगर ये रेस्ट पे है, ai की वैल्यू 0 है। लेट अस कंसीडर ai इक्वल टू 0, देन fi डज नॉट इक्वल टू 0। fi जो होगा वो क्या होगा? वो 0 होगा। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे अगर इसका एक्सीलरेशन 0 है तो इस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन जब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो क्या निकल के आता है कि ये जो फोर्स Fn है वो कुछ ना कुछ अमाउंट का है, यानी ऑब्जर्वेशन बदल रही है। कोई एक व्यक्ति देख रहा है किसी बॉडी को, वो कह रहा है कि वो फिक्स है, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। लेकिन कोई दूसरा ऑब्जर्व कर रहा है किसी अदर फ्रेम से, वो कहेगा कि उस पर एक फोर्स लगेगा, ये अमाउंट। अगर उसका एक्सीलरेशन उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इतना ही बना हुआ है तो ये क्या कहेगा? यहां से देखेगा, ये कहेगा कि ये तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पर, इस पार्ट पर, इस मॉस m की बॉडी पर या पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है। और ये कहेगा, यहां से देख करके क्या कहेगा? इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? कोई बॉडी तभी तक अपनी पोजीशन को रिटेन करेगी जब तक कोई उस पर एक्शन ना लगाया जाए, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ से तो हमेशा कहेगा नहीं भाई, बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये लॉ होल्ड कर रहा है। और यहाँ से ये कहेगा नहीं लग रहा है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो रूल है वो फिक्स नहीं होगा, और यहाँ से जो फोर्स का अमाउंट आएगा वो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, वो होल्ड नहीं करता। तो ऐसे फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। दूसरे सेंटेंस में इसको लिखते हैं, all the accelerated frame, all the accelerated frame, यानी जितने फ्रेम हैं जो कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन रखते हैं, वेलोसिटी उनकी एक्सीलरेटेड है, फिक्स नहीं है, एक्सीलरेटेड एंड रोटेटिंग। एक और कंडीशन है, एक्सीलरेटेड हो या रोटेटिंग हो, रोटेटिंग फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ध्यान दीजिएगा, ये नॉन इनर्शियल शब्द रिलेटिव शब्द है। कोई भी फ्रेम ऑब्सोल्यूट इनर्शियल या नॉन इनर्शियल नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। हमने यहाँ से इसको ऑब्जर्व किया तो ये एक्सीलरेशन में दिख रहा था, इसके रिस्पेक्ट में इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन a0 था, तब ये फ्रेम हमें नॉन इनर्शियल लगा। इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है। ठीक है, किसी और के रिस्पेक्ट में ये इनर्शियल भी हो सकता है। अगर कोई और बॉडी ले लें जो a0 ही एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, कोई और फ्रेम बना लें, एसके फ्रेम मान लें कोई, वो a0 एक्सीलरेशन से वो भी मोशन में है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों फ्रेम आपस में इनर्शियल हो जाएंगे, पर ये दोनों आपस में नॉन इनर्शियल हो जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में ये नॉन इनर्शियल होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये नॉन इनर्शियल होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से दिखेगा कि बॉडी पे फोर्स लग रहा हो, बॉडी मोशन में, यहां से दिखेगा बॉडी रेस्ट पे है। तो होल्ड कैसे हुआ? नहीं होल्ड हो पाया न्यूटन लॉ। इन दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं हुआ। तो फ्रेम भी रिस्पेक्ट में ही होगा, इनर्शियल होगा कि नॉन इनर्शियल होगा, इसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जितने फ्रेम रोटेटिंग होते हैं या एक्सीलरेटेड होंगे वो क्या होंगे? नॉन इनर्शियल होंगे। ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अब देखो, अगर ai की वैल्यू 0 आ गई तो जो इस पे फोर्स लगेगा, इस फ्रेम से अगर हम Fn से ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? देखो, वो फोर्स Fn जो होगा वो m इंटू a0 माइनस साइन के साथ। ये फ्रेम इधर मूव कर रहा है, यहां से बैठा आदमी जो देखेगा वो कैसे लगेगा कि ये जो मास m का पार्टिकल है, अगर वो फिक्स है, मान लें ai इक्वल टू 0 है, हटा दो ai को यहां से,
अगर ये फिक्स है तो जो यहाँ पे बैठा इंसान है उसको दिखेगा, जो इंसान ए नॉट से एक्सीलरेटेड है उसको दिखेगा इस पर माइनस ए नॉट का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे आप कार वगैरह में बैठ जाइए तो पेड़ पौधे पीछे, आप आगे भागते हैं, फिर लगता है पेड़ पौधे पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। आसपास के पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गए, मकान हो गए, सब उल्टी डायरेक्शन में दिखते हैं, पीछे भाग रहे हैं। उसी तरह से इसको लगेगा ये उल्टा जा रहा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा माइनस एफ ए नॉट लगेगा। और ये फोर्स क्या है? ये फोर्स स्यूडो फोर्स है, यानी रियलिटी में तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, पर हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उस पर कुछ फोर्स लग रहा है। ये फोर्स फिक्टिटस फोर्स या स्यूडो फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्यूडो फोर्स आर, इसको बहुत ही बारीकी से समझिएगा। ये फ्रेम ऑब्जर्वेशन जो भी हो रहे हैं अलग अलग, इसको बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, नहीं तो दिमाग हैंग करने लगता है, हो क्या रहा है आखिरकार। शुरुआत में इसका कोई भी, ये बॉडी रेस्ट में नहीं थी, तो हमने दिखाया कि दो फ्रेम से देखने पे अलग अलग फोर्स हमें ऑब्जर्व हुए, ठीक है। पर जब हमने इसको रेस्ट पे लेके चले आए, यानी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मोशन में नहीं है, एकदम रेस्ट में है, यानी इसका एक्सीलरेशन 0 है, उसमें लेके चले गए, तो हमने देखा इस फ्रेम में देखने से इस पर कोई फोर्स दिख नहीं रहा, कुछ फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जब हमने इस फ्रेम से देखा जो ए नॉट वेलोसिटी से मोशन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, मोशन मान लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो यहाँ से देखने पे लगा यह माइनस एम इंटू ए नॉट अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स वहां पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स जो दिख रहा है यही फोर्स जो स्यूडो फोर्स होगा, एक्चुअल में उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा, पर हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस फ्रेम से जब हमने ऑब्जर्व किया, या कोई बैठा दूसरा व्यक्ति इस फ्रेम से देख रहा है यहाँ से, तो उसको लगेगा कि फोर्स है। तो इसी को बोलते हैं स्यूडो फोर्स और फिक्टिटस फिक्टिटस फोर्स, ठीक है। फिक्टिटस फोर्स, अब ध्यान दीजिएगा, किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, यानी अब कोई एब्सोल्यूट फोर्स की भी डिफिनीशन नहीं होगी, वो केवल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगी। हमें दिखेगा लग रहा है, दूसरा कोई देखेगा कहेगा नहीं लग रहा फोर्स, यानी कोई भी एब्सोल्यूट फोर्स नहीं होगा, वो रिलेटिव किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, सच अ फोर्स, अगर पूछता है कोई स्यूडो या फिक्टिटस फोर्स क्या है, सच अ फोर्स which does not really such a force which does not really act on the particle, act on the particle, such a force which does not really act on the particle but appears due to the acceleration of the frame, ठीक है, due to the acceleration of the frame is called a pseudo force, a pseudo or fictitious force, ठीक है। ये इसकी कुछ डिफिनीशन हो गई fictitious फोर्स की। यहाँ पे देखो, अब सपोज करो अगर हमें वैल्यू पूछ ही लिया कभी, अलग अलग दो फ्रेम है, उसके रिस्पेक्ट में फोर्सेस का रिलेशन क्या आएगा, एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल है, ठीक है। ये एस आई फ्रेम है, ये इनर्शियल है, ये एस एन फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल है। किसी टाइम पे इनका जो ओरिजिन था वो कोइंसाइड कर रहा था,
1 सेकंड, थोड़ा पानी पी लें। हेलो। ठीक है, किसी टाइम पे मान लेते हैं इनके दोनों के ओरिजिन जो थे वो कोइंसाइड कर रहे थे, पर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो मोशन में है। होगा क्या, मान लेते हैं ये ए नॉट एक्सीलरेशन से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यस एन फ्रेम नॉन इनर्शियल है, यानी इसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेटेड फ्रेम है ये, उसके डिफिनीशन से आप देख सकते हैं। मान लेते हैं कोई पार्टिकल पी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बोथ फ्रेम्स, ये कहीं अलग पे है। ठीक है, पर यहां से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी जो पोजीशन आ रही है वो आर आई आ रही है, और यहां से ऑब्जर्व करें इसका पोजीशन वेक्टर आर एन आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो एक फिक्स टाइम पे t इक्वल टू 0 पर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, आर आई और आर एन दोनों इक्वल था। t इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0 देन आर आई इक्वल टू आर एन। ठीक है, जब ये पॉइंट यहां पे होगा तो पोजीशन वेक्टर p की इन दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगी। ठीक है, बट आफ्टर टाइम t, मान लेते हैं टाइम t बाद, कुछ t टाइम बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा समय बीत जाए, तब होगा क्या, ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो किस तरह से रिलेट होगा। देखो आर आई इक्वल टू क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस, यही तो होगा रिजल्टेंट। जो एडिशन हमने शुरू में ही बताया है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एडिशन ट्रायंगल रूल हमने बताया था। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होगा, तो आर आई वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर एन प्लस दिस वेक्टर। ये वेक्टर कितना आएगा, ये वेक्टर आएगा जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, 1/2 ए नॉट टी स्क्वायर, यही तो है। इतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, फिक्स था, तो वहां से हम लोग फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, देखो डिस्टेंस d इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो हट जाएगा। फिर बाद में एक्सीलरेशन ए नॉट से ये मोशन में शुरू हुआ, तो आफ्टर टाइम t जो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d आएगा वो कुछ यही तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो लिख दिया है। अब क्या करो, इसको डेरिवेट करो, इसको डेरिवेट कर दो, डबल डिफरेंशिएशन करो पहले, अच्छा सिंगल करो। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या कहेगा, कुछ वेलोसिटी का रिलेशन निकल के आएगा इसमें, 1/2 ए नॉट इंटू 2t। देखो ये आएगा डिफरेंशिएशन, 1/2 ए नॉट तो फिक्स है, बदल क्या आ रहा है, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हमने किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2t हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ए आई बन जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, ये तो पहले वेलोसिटी बन गया, चलो अच्छा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा वी आई, ये हो जाएगा वी एन प्लस ए नॉट इंटू टी, ये आया। दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी टी ऑफ वी आई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी एन प्लस ए नॉट। ठीक है, कुछ यही बचेगा। देखो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ए नॉट टी का 1 हो जाएगा। इसको एक्सीलरेशन के फॉर्मेट में लिखें, इनर्शियल फ्रेम में एक्सीलरेशन अगर ए आई है, नॉन इनर्शियल में ए एन है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सीलरेशन है ए नॉट, कुछ ये आएगा। अगर मान लेते हैं पार्टिकल का मास m है, उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मान लो इसका मास m है, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, m इंटू ए आई इक्वल टू
यम इंटू ए एन प्लस यम इंटू ए नॉट। तो ये क्या था, इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स है एफ आई इक्वल टू एफ एन, नॉन इनर्शियल में फोर्स प्लस एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, ये फोर्स है नॉन इनर्शियल फ्रेम पर जो लग रहा है, ठीक है। कुछ ये रिलेशन बन के आया है, ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई भी बुक में कुछ अलग से बना देता है, इसको इस तरफ ट्रांसफर करके एफ एन कर देगा, एफ नॉट कर देगा, हमने इसको सिंपल वे में लिया है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो आया है ये दिखा रहा है फोर्स का रिलेशन। अगर इस फ्रेम से देखें एफ आई फोर्स लग रहा हो उस पार्टिकल पर, इस फ्रेम पर देखें एफ एन फोर्स लग रहा हो, और ये फ्रेम खुद एफ नॉट फोर्स से अगर रोटेट मोशन में है, ये एक्सीलरेटेड है ए नॉट एक्सीलरेशन से, जिसको फोर्स के फॉर्मेट में देखें तो एफ नॉट हो जाए, तो क्या होगा, उस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा अगर वो पूछता है तो कुछ इस तरह से आएगा, एफ एन प्लस एफ नॉट इनर्शियल फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एफ आई प्लस एफ नॉट, ठीक है। तो दोनों फ्रेम के फोर्सेस हम कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, एक फ्रेम में पता है तो नॉन इनर्शियल में पता है तो इनर्शियल से निकाल सकते हैं, इनर्शियल में पता है तो नॉन इनर्शियल। पर कंडीशन ये है कि नॉन इनर्शियल और इनर्शियल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो पता होना चाहिए, एफ नॉट, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये रिलेशन आता है फोर्सेस का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन वगैरह में पूछता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि लिफ्ट वाला केस पढ़ा था ना, मान लेते हैं कोई बॉक्स है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्री फॉल कर रहा है, यानी ऊपर से हमने छोड़ दिया ऐसे बॉक्स को, तो उस पर जी एक्सीलरेशन लगेगा, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे उस पर जो फोर्स लगेगा एफ आई, वो क्या लगेगा, यम इंटू जी लगेगा, यही फोर्स इस बॉक्स पर, यही फोर्स लगेगा यम इंटू जी। या मान लें इस बॉक्स में कोई पार्टिकल है जिसका मास यम है, उस पर कितना फोर्स दिखेगा, ग्राउंड में से देखेंगे यम इंटू जी, यही तो दिखता है फोर्स, ऊपर से जो कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है उस पर यही फोर्स दिखता है, अगर उसका मास यम है तो ये हमें दिखेगा कि उस पर यम इंटू जी फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ इस बॉक्स के अंदर, वो अगर इसको देख रहा है और ये बॉडी फ्री फॉल कर रही है, तो होगा क्या, देखो उस पर यहां से देखने पर उस पर क्या फोर्स दिखेगा, एफ एन की वैल्यू क्या आएगी, ये समझना होगा, ठीक है। देखो यहां से ये पूरा बॉक्स जो एफ नॉट है, ये क्या है, जिस पर एफ नॉट की जो वैल्यू है, ये अगर जी एक्सीलरेशन से है तो इस पर भी एफ नॉट जो होगा वो भी एम इंटू जी होगा, ठीक है। मान लेते हैं मास एम का ये बॉडी है, बॉक्स है, और मास एम इसका भी वही है, ठीक है। तो ये फोर्स उतना ही इस पर भी एक्ट होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व फोर्स देखने की कोशिश करें, यहाँ पे नाउ बाई इक्वेशन स्टार एफ एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, क्या आएगा, देखो एफ आई प्लस एफ नॉट, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी, एम जी, ये माइनस एफ नॉट होगा, और माइनस एम इंटू जी, ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, जीरो। यानी कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा इंसान होगा उसको क्या दिखेगा कि इस पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये पार्टिकल ऐसे हवा में लटका हुआ दिखेगा, ठीक है। वहीं पर जहां पे हम लोग इसको रिलीज किए हुए हैं, केस क्या है, एक बॉक्स है वो जी एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, उस बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है मास एम का, वो भी फ्री फॉल कर रहा है ऊपर से, ठीक है। तो उस पर भी उतना ही एक्सीलरेशन एक्ट करेगा, तो होगा क्या, देखो जब उस पर उतना ही एक्सीलरेशन एक्ट करेगा, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उस पर फोर्स क्या लगेगा, यम इंटू जी, और इस बॉक्स पर या इनर्शियल फ्रेम जो नीचे की तरफ आ रहा है, वहां पर अगर हम लोग देखें फोर्स का अमाउंट इस फ्रेम का, तो वो भी एम इंटू जी होगा, ठीक है, क्योंकि जी एक्सीलरेशन उस पर भी एक्ट कर रहा है।
और अगर इसके बॉक्स के अंदर कोई इंसान बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में इस पर फोर्स देखने की कोशिश करें, FN जो हमने रिलेशन निकाला है वहां से, तो वो 0 आएगा, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये फिक्स होगा, इस पर कोई फोर्स नहीं दिखेगा। ये फ्री फॉल प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा लगता है कि अगर आप भी 2 बॉडी एक साथ फ्री फॉल कर दी जाए, तो उस बॉडी के रिस्पेक्ट में अगली बॉडी 0 पे होगी, रेस्ट पे होगी, ठीक है। यानी आप भी इसी के साथ तो मोशन में आ रहे हैं जी एक्सेलरेशन से, तो आपको लगेगा कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये आपको फिक्स दिखेगी, और नीचे से कोई देखेगा लगेगा दोनों नीचे आ रहे हैं उसी स्पीड से, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कुछ इस तरह से है। स्यूडो फोर्स ये भी है, रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। जैसे कोई बाल्टी ले लीजिए, बकेट, एक बकेट ले लीजिए, उसमें पानी फिलअप कर दीजिए, ठीक है। अगर इसको हम लोग रोटेट कराएं, हाथ डालकर ऐसे घुमाएं, पानी को रोटेट कराएं, तो कुछ इस तरह से भंवर दिखती है, रोटेट होती है, ठीक है। ईडी दिखती है कुछ इस तरह से इसमें। तो होगा क्या, अगर ये पानी बाल्टी का अगर फिक्स रहे, यानी इसको रोटेशन में ना रखें, हम लोग ऐसे सिंपल रखें, और कोई रोटेटिंग फ्रेम से अगर हम देखें, तो ऐसा लगेगा कि बाल्टी में रखा पानी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑब्जर्वेशन उसके अकॉर्डिंग कुछ अलग दिखेगी, यानी इस पर कोई स्यूडो या फैक्टिटस फोर्स दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वेशन कैसी है, ठीक है। स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा। FN जो फोर्स नॉन इनर्शियल बॉडी की पर लग रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से देखने पे दिख रहा है, वो फोर्स स्यूडो फोर्स होगा। एक्चुअल फोर्स से वो बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो है टॉपिक है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पे यहीं पे हमारा लेक्चर एंड हो रहा है स्यूडो फोर्स पर, ठीक है। थैंक यू।